वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डील कर चुके हैं सीबीएसई बोर्ड कंप्यूटर साइंस कोड 165, तो उसके बचे हुए क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि सेक्शन सी से है। 3 मार्क्स ईच है। रोनाल्डो ए वेब डिजाइनर इन ए स्टार्टअप कंपनी वांट टू गिव हेडिंग इन ए वेब पेज थ्रू H1 टैग। H1 टैग जैसा कि यहां आपको अगर नहीं भी पढ़े हो तो दिया हुआ है कि H1 टैग से हेडिंग बनाना चाहता है। एडिशनली ही वांट टू इंप्लीमेंट फॉलोइंग स्टाइल ऑन द H1 टैग ऑफ द सेम वेब पेज एट वन गो। यानी कि H1 टैग में वो नीचे जो स्टाइल्स दिए गए हैं उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक H1 में नहीं, उस पेज पे जितने भी H1 टैग बने हुए हैं उन सब में अप्लाई करना चाहता है। और सिंपल इसके लिए मेथड होगा कि हम स्टाइलिंग लिखें, और वो भी टैग बेस्ड स्टाइलिंग। स्टाइलिंग लिखने के लिए 3 तरीका मुख्य रूप से होता है जब हम CSS स्टाइलिंग लिख रहे होते हैं। पहला कि किसी स्पेसिफिक टैग के लिए लिखें, या दूसरा कि हम क्लास बना लें और उस क्लास को जहां इंप्लीमेंट करें वहां पे वो केवल एप्लीकेबल हो, और तीसरा कि हम आईडी के जरिए बनाएं और वो आईडी जिसमें यूज हो केवल उस आईडी पे वो चीज इंप्लीमेंट हो। आईडी किसी स्पेसिफिक के लिए होगा चूंकि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है वो एलिमेंट को, और स्टाइलिंग में जो CSS नहीं, क्लास यूज हम करते हैं वो केवल वहां अप्लाई होता है जहां उस क्लास को इंक्लूड किया हो। लेकिन यहां पर सिनेरियो है कि पूरे वेब पेज पे अप्लाई करना है, तो टैग बेस्ड स्टाइलिंग फॉलो करेंगे। तो टैग बेस्ड स्टाइलिंग के लिए सिंपल हम लिखते हैं H1 स्टार्ट करना है और क्लोज करना है। ये तो हो गया मेथड, और ये लिखना हमें हेड टैग के अंदर। वैसे पेज पे कहीं भी लिख दे तो काम करेगा, लेकिन स्टाइल टैग के अंदर ये बंद रहेगा। स्टाइल टैग होगा यहां पर में स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, ये बंद होगा। और लास्ट में जहां ब्रैकेट हम बंद कर रहे हैं यानी स्टाइलिंग मेरा खत्म हो रहा है, वहां स्टाइल टैग को हम बंद करेंगे। तो ये है बेसिक मेथड। अब इसमें हमें अप्लाई करना है कलर ब्लू। तो लिखते हैं पहले हम प्रॉपर्टी का नाम, जहां जो कि हमें अप्लाई करना है COLOR, यही चलता है, कॉलन और ब्लू सेमीकॉलन। अगला स्टाइल देना है बैकग्राउंड कलर येलो। तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड तो यहां पे हाइफन है एक्चुअली कलर के बाद, कलर से पहले, और कॉलन ब्लू। सॉरी, यहां ब्लू नहीं है, यहां पे येलो है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं येलो और तब सेमीकॉलन। तीसरा स्टाइलिंग जो हमें अप्लाई करना है बॉर्डर ऑफ द हेडिंग 2 पिक्सल इन रेड। तो लिखने का तरीका होगा, हम लिखेंगे बॉर्डर, ये हमारा प्रॉपर्टी है, उसके बाद कॉलन देंगे, 2 पिक्सल लेना है तो लिखेंगे 2 पिक्सल। हमें सॉलिड बॉर्डर देना है, चूंकि कुछ नहीं लिखा है तो हम सॉलिड अप्लाई कर रहे हैं, और रेड कलर में चाहिए तो स्पेस देके लिखेंगे रेड, और उसके बाद सेमीकॉलन देंगे। ये रहा फाइनल हमारा स्टाइलिंग, जिसको पेज पे कहीं भी लिखें तो ये काम करेगा, लेकिन बेहतर है कि हम हेड टैग के अंदर लिखें। जनरली यही स्टैंडर्ड है, ऐसे ही लिखना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहां पे, ही इज नॉट एबल टू इंप्लीमेंट द एबव मेंशन्ड एडिशनल स्टाइल ऑफ H1 टैग थ्रू रेगुलर HTML कोड, सजेस्ट हिम ए वे आउट एंड ऑल्सो हेल्प हिम इन राइटिंग द कोड फॉर द सेम। एक्चुअली उसी क्वेश्चन का ये पार्ट था, गलती से नेक्स्ट स्लाइड में है, तो हमने वो अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रजत ए वेब डेवलपर वांट टू शो ए वीडियो नेम्ड tiger.mp4 इन डायमेंशन ऑफ 300 pixel width, 200 pixel height
ऑन द वेब पेज, हेल्प रजत बाय राइटिंग इट्स HTML कोड। यानी एक HTML कोड हमें लिखना है यहां पर में, जिसमें कि एक वीडियो फाइल दिया हुआ है, उसको हमें दिखाना है। तो क्या लिखेंगे वो देखते हैं। तो वीडियो के लिए वीडियो टैग होता है, लिखेंगे वीडियो हाइट इक्वल टू 300, विड्थ इक्वल टू 200, और यहां पे एक और लगाएंगे हम यहां टैग जिसका नाम है कंट्रोल। ये देने का मतलब ये हुआ कि जब वीडियो स्क्रीन पे दिखेगा तो वहां नीचे कंट्रोल्स भी विजिबल होंगे ताकि प्ले पॉज किया जा सके। और वीडियो टैग को हम बंद करते हैं फिर वीडियो टैग से। सिंपल। अब इसके बीच हमें लिखना है वो जिस फाइल को हमें एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पर सोर्स src इक्वल टू उस फाइल का नाम जिसे हमें प्ले करना है, फाइल का नाम ऊपर दिया हुआ है तो एज इट इज हम लिख देंगे tiger.mp4, डबल कोट के बीच लिखना है। और इसके बाद देंगे टाइप इक्वल टू, वीडियो का टाइप हमारा क्या है, तो डबल कोट के बीच हम लिखेंगे यहां पर वीडियो ऑब्लिक MP4, वीडियो हमारा MP4 फॉर्मेट में है। दैट्स ऑल। ये इतना काफी होगा वीडियो प्ले करने के लिए। यानी हाइट हमने डिफाइन किया, विड्थ हमने डिफाइन किया और वीडियो कंट्रोल ले लिया, और वीडियो कंट्रोल के बीच एक सोर्स टैग देना है जहां से हमें वीडियो का सोर्स, जिस फाइल को प्ले करना है। एक्चुअली यहां पाथ के बारे में कुछ नहीं है, इसलिए सीधे हमने फाइल का नाम लिखा है। और वीडियो का टाइप क्या होगा, वीडियो MP4 ऑब्लिक MP4। अगर AVI फाइल है तो वीडियो ऑब्लिक AVI हम लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिलाषा है जस्ट डिजाइन ए वेब पेज, एट द एंड ऑफ वेब पेज शी वांट टू इंसर्ट एन इमेज next.jpg। यानी एक वेब पेज डिजाइन कर रही है अभिलाषा, और पेज के अंत में वो एक पिक्चर टैग चाहती है, यानी पिक्चर देना चाहती है, जिसका नाम होगा next.jpg. She needs to link another web page with this image, that is whenever anyone click on image next.jpg, another web page named second.html should open. Help her in writing the code to achieve it. यानी कि वो जो इमेज डालना चाहती है उस पर एक लिंक डालना चाहती है जिस पर कि एक दूसरा पेज खुलेगा जिसका नाम होगा second.html, और इसके लिए हमें कोड लिखना है। नोट में है assume that image and both the web page are stored in the same folder। चूंकि सेम फोल्डर में है तो पाथ का कोई कंसेप्ट यहां पे नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, पहले एक इमेज लेना है। तो लिखते हैं img src इक्वल टू इमेज के फाइल का नाम, और वो है next.jpg। सिंपल। तो इमेज सोर्स इक्वल टू next.jpg। हम यहां पर चाहे तो हाइट इक्वल टू और विड्थ इक्वल टू भी दे सकते हैं, लेकिन हाइट विड्थ के लिए यहां कुछ नहीं कहा गया है तो मैं इसे एज इट इज रहने देता हूं। ये क्या करेगा कि सिंपल इमेज को वेब पेज पे डिस्प्ले तो कर देगा, लेकिन हमें यहां लिंक भी करना है। तो लिंक करने के लिए हमें ए टैग के अंदर इसको डालना होगा ताकि ये एक लिंक की तरह बिहेव करे। तो हमें लिखना है, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, अगल बगल भी लिख सकते हैं। HTML का कोई ऐसा रूल नहीं है कि हमें ऊपर नीचे आगे पीछे ही लिखना है। तो ऊपर लिखते हैं, हम यहां लिखते हैं href इक्वल टू हाइपरलिंक रेफरेंस इक्वल टू उस पेज का नाम जिस पेज पे जाना चाहिए, तो वो है second.html। यहां पर हम लिखते हैं second.html।
बंद कर दिए, और चूंकि ए टैग यहां से शुरू हुआ है तो ए टैग यहां पे बंद होगा। वैसे आईएमजी टैग को हमने बंद नहीं किया है, तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं बंद करने के लिए, अगर एक ही लाइन में बंद करना हो, जैसे इसको भी अगर एक लाइन में बंद करना होता तो हम यहां लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसे बंद करने की आवश्यकता नहीं होती, और ऐसे बहुत लिमिटेड टैग होते हैं। बाकी सारे टैग जो स्टार्ट करते हैं उसको क्लोज भी हमें करना होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, write HTML code to design the content of the web page in the form of list as shown below। हमें क्या करना है कि इस तरह का कंटेंट तैयार करना है वेब पेज के लिए। ये और का क्वेश्चन है, लेकिन हम सारे डील कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो। ऊपर में लिखा हुआ है स्ट्रीम वाइज कैरियर ऑप्शन। तो सिंपल है कि अगर इसे हम H1 में डाल दे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो लिखते हैं H1। सिंपल, H1 स्ट्रीम वाइज कैरियर ऑप्शंस, और H1 को बंद कर देते हैं। ये हमारा पहला लाइन पूरा हो गया। दूसरा लाइन के लिए हमें क्या करना है कि लिस्ट है और अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जबकि ये लिस्ट है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो हमें यूएल अनऑर्डर्ड, ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो चूंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यहां पे हम एक यूएल टैग शुरू करेंगे। सिंपल सी बात है। इस यूएल टैग को अंत में बंद भी करेंगे, तो यहां पे हम यूएल टैग को बंद कर ले रहे हैं। यूएल टैग के बीच में जितने भी अनऑर्डर्ड एलिमेंट हैं, वहां पे हमें क्या करना है, li टैग देना है। यानी यहां से li शुरू होगा और यहां li बंद नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच कुछ और चीजें हैं। तो वो li जो बंद होगा वो इसके बाद होना चाहिए, यानी यहां पे हम कर देते हैं li। लेकिन ये एक और है और एक और है, तो इसका li यहां पे शुरू कर सकते हैं और यहां पे li को बंद कर सकते हैं। इसका भी यहां बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको शुरू हमने नहीं किया है, इसलिए यहां शुरू कर देते हैं, यहां पे शुरू कर दिया। तो ये अभी हमारा क्या हुआ, अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हुआ। पहला लिस्ट यहां से यहां तक है, दूसरा लिस्ट यहां से यहां तक है, तीसरा लिस्ट यहां से यहां तक है, और ये हमारा पूरा हो गया। लेकिन एक चीज गौर करने की बात है, यहां स्क्वायर है, बाय डिफॉल्ट टाइप में वो सर्किल देता है। तो यहां पर यूएल में एक टैग होता है टाइप इक्वल टू स्क्वायर, अगर लगा देते हैं तो यूएल टाइप स्क्वायर आएगा। अब इस li टैग के बीच में फिर हम यहां पर अगर इस पर गौर करें तो यहां हम देख पा रहे हैं कि यहां से यहां तक ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इस ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए चूंकि लिखना सीक्वेंस में है, लेकिन इतनी जगह में हम चूंकि नहीं घुसा सकते, इसलिए इसको हम यहां लिख रहे हैं, यहां पे। सिंपल। तो फिर से यहां पर देखेंगे, अब यहां क्या लिखेंगे, तो जैसे यूएल स्टार्ट किए थे यहां पर हम ओएल स्टार्ट करेंगे, यानी कि li के बाद ओएल वाला लाइन आएगा। समझाने के लिए हम अलग कर रहे हैं, आपको ऐसे लिखना है, या आप रफ पे ऐसे लिख के उसको फेयर कर लीजिए। तो OL हो गया। जाहिर सी बात है, OL स्टार्ट हुआ है तो OL बंद भी होगा। और जैसा कि हम यहां कह रहे हैं कि OL ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो इसका भी कुछ डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट में 1 2 3 देता है, ABC नहीं। तो टाइप इक्वल टू A डबल कोट के बीच लिखना पड़ेगा। और 3 है, यानी कि इस तीनों के लिए, इसके लिए भी li, इसके लिए भी li और इसके लिए भी li, 1 2 3 3 बार लिखना पड़ेगा हमें। इसके लिए और इसके लिए 1 2 3 li टैग 3 बार हमें लिखना है, यानी यहां लिख रहे हैं, चूंकि ये किसी काम का नहीं है, इसको नहीं लेना है इफेक्ट में। तो यहां लेते हैं li, शुरू करते हैं li के बाद लिखेंगे इंजीनियरिंग, li को बंद करेंगे, सेम फिर li शुरू करेंगे और यहां पर लिखना है मेडिकल, मेडिकल लिखेंगे और li को बंद करेंगे। फिर li में रिसर्च लिखना है, हम यहां पर li लिए, यहां रिसर्च लिखे और li को बंद कर दिए। फाइनली ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिजिटल डिवाइड, मेंशन एनी टू मेजर टू ओवरकम इट। सबसे पहले तो डिजिटल डिवाइड क्या है? जैसा नाम से चलता है, डिजिटली जो डिवाइड हो जाते हो, यानी वैसे लोग जो डिजिटली कनेक्टेड हैं और वैसे लोग जिनके पास डिजिटल एक्सेस, इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल, स्मार्टफोन का एक्सेस है, न के बराबर या बिल्कुल नहीं है। तो ये दो तरह के लोग अभी पूरे वर्ल्ड में हैं। तो ये डिजिटल डिवाइड इसे ही कहा जाता है। अब इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है? तो ओवरकम करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कि ये डिवाइड होने के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है कि जितनी भी कंपनी काम करती है, पहले तो रीजन हमें समझना होगा। तो जितनी भी कंपनी इस क्षेत्र में काम कर रही है, जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही काम करती है, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए चीजें जाहिर सी बात है महंगी होती हैं। कोई स्मार्टफोन ही है तो कम से कम 4 से 5 हजार एक सस्ता सा स्मार्टफोन लेने में भी आज के समय में लगता है, जबकि किसी फैमिली का पूरे महीने का बजट 5,000 क्या 2,000 में भी कोई फैमिली ऐसा है जो कि पूरा महीना गुजार लेता है। इंटरनेट की बात करें तो वो भी मंथली कुछ हमें खर्च करने पड़ते हैं। बहुत ऐसी फैमिली है जो मंथली उसके पीछे, इंटरनेट के पीछे उतना अमाउंट नहीं खर्च कर सकते। तो सबसे पहला बैरियर जो है डिजिटल डिवाइड का, वो है इकोनॉमिक बेस। यानी इकोनॉमिक आधार पर अगर पब्लिक को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया जाए तो ये बैरियर थोड़ा सा कम हो जाएगा। और दूसरा बैरियर ये होता है एजुकेशन। वो इसके इंपॉर्टेंस को समझने लग जाएं, इसको कैसे वो अपने काम में जो वो रेगुलर वर्क करते हैं उसमें इंप्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर वो ये समझने लग जाएं तो वो अपने अर्निंग को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो दूसरा ओवरकम करने का तरीका हो सकता है कि इसके लिए अवेयरनेस हो, जहां एजुकेशन को बूस्ट किया जाए, यानी डिजिटल एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन को बूस्ट किया जाए और उन तक चीजें आसानी से पहुंचे। दैट्स ऑल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव था, आपको लिखना था, जो कि हमने डिटेल में बोल दिया है, उसी चीजों को हमें लिखना है। कस्टमर एनालिटिक फॉर्म नीड टू डिजाइन ए सर्वे फॉर्म एज बिलो। राइट द सुटेबल HTML कोड टू डिजाइन इट। एक सर्वे फॉर्म हमें बनाना है कुछ इस तरीके से। पहला टेक्स्ट के रूप में है, हम इसे बहुत सारे वे में बना सकते हैं। डिव टैग के अंदर अलाइंड करके लिख सकते हैं सिंपल, लेकिन चूंकि ऐसा कुछ डिटेल इसने कहा नहीं है, बस हमें कहा एक फॉर्म बना लो और चारों तरफ एक बॉर्डर दे दिया है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सिंपल एक बॉर्डर का डिव बना ले और उसके अंदर सारे एलिमेंट को एज इट इज एडजस्ट कर दे बिना उसको अलाइन किए हुए। वैसे भी इसमें अलाइंड है नहीं कुछ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, एक डिव लेते हैं और इसका स्टाइलिंग यहीं पे कर लेते हैं, हम अलग से न लिखते हैं। स्टाइलिंग में बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है तो लिखते हैं बॉर्डर कॉलन 1 px सॉलिड बोल्ड, और हाइट विड्थ इसका हम छोड़ देते हैं, सॉलिड बोल्ड नहीं, सॉलिड ब्लैक। यहां पे गलती हो गई, सॉलिड ब्लैक। सेमीकोलन डबल कोट बंद करेंगे जो स्टाइल के लिए शुरू किए थे, और ये बंद करेंगे और सबसे लास्ट में कहीं पर यहां पर हम डिव को बंद कर देते हैं DIV लिख के। यानी ये हमारा कंप्लीट एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स के बीच में हमें नेम लिखना है, तो हम नेम चूंकि टेक्स्ट है एज इट इज लिख सकते हैं। उसके बाद हमें एक इनपुट बॉक्स बनाना है जिसमें कि किसी भी तरह का डाटा लिखा जा सके। तो उसके लिए हम लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट के बीच टेक्स्ट। चूंकि इतना से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहां पर साइज भी डिफाइन कर देते हैं। लिखते हैं साइज इक्वल टू 50। हम समझते हैं 50 कैरेक्टर किसी नाम के 50 साइज 50 का मतलब 50 कैरेक्टर नहीं है, मैक्स लेंथ 50 कैरेक्टर होगा। साइज 50 मतलब इसकी चौड़ाई 50 कैरेक्टर के बराबर होगी, उतना नाम के लिए काफी होगा। और इसका नाम भी आप दे सकते हैं, जो भी इनपुट कंट्रोल होता है उसका नाम भी हम दे सकते हैं। तो नेम इक्वल टू डबल कोट के बीच जो भी नाम चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन चूंकि जरूरत नहीं है फिलहाल मैं इसको यहीं पे बंद करता हूं। ध्यान रहे, नेम टैग अगर नहीं इसमें शामिल है तो ये फॉर्म पोस्ट नहीं होगा। पोस्ट
जब होता है तो नेम टैग का ही यूज अगले पेज पर किया जाता है डेटा को लेने के लिए और फिर डेटाबेस में सेव करने के लिए। तो नेम टैग होना चाहिए, मैंने यहां नहीं दिया है क्योंकि इसके बारे में कोई ऐसा विशेष स्पेसिफिकेशन यहां नहीं है, तो टेक्निकली ये सही है। नेक्स्ट है सिटी, तो हमें लिखना है सिटी कॉलोन, उसके बाद हमें एक ये 3 लिस्ट के लिए बनाना है, इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट। साइज 1 होगा तो ड्रॉप डाउन होगा और साइज 1 से ज्यादा होगा तो उसमें अलग अलग एलिमेंट दिखेंगे। 3 हमें दिख रहे हैं, साइज 3 डाल देते हैं, तो लिखते हैं सिलेक्ट नेम इक्वल टू, यहां नाम हम डाल देते हैं, ऐसे ही नाम ऊपर वाले में भी देना है, ये यूज किया जा रहा है सिटी के लिए तो इसका नाम भी सिटी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साइज इक्वल टू कर देते हैं, चूंकि एक बार में 3 दिख रहा है तो 3, और जैसे सिलेक्ट स्टार्ट हुआ है तो सिलेक्ट बंद होगा क्योंकि सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन होते हैं, तो यहां पर हम सिलेक्ट को बंद कर देते हैं, ये बंद हो गया। अब इसके अंदर 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन को आपको लिखना है, एक है न्यू दिल्ली, दूसरा है चेन्नई और तीसरा है हैदराबाद। लिखने का तरीका मैं बताता हूं, लिखने के लिए हम लिखेंगे ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू डबल कोट के बीच वही वैल्यू जो वैल्यू हम सेव करने वाले हैं। तो न्यू दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली ही सेव करने वाले हैं, तो एज इट इज जैसे वहां न्यू दिल्ली लिखा हुआ है वैसे यहां पर लिख देना है। और इसके बाद दिखाई देगा क्या, तो दिखाई भी न्यू दिल्ली ही देना है, तो यहां पर दोबारा हमें न्यू दिल्ली लिखना पड़ेगा। एक दिखाई देगा और एक जब फॉर्म पोस्ट होगा तो वहां पर यह चीज काम करेगा, सेव करने के लिए वैल्यू पोस्ट होके जाएगा ताकि सेव किया जा सके। अब एक ऑप्शन वैल्यू हमने लिखा, इसी तरह ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू चेन्नई, फिर चेन्नई ऑप्शन बंद, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू हैदराबाद, फिर हैदराबाद और ऑप्शन बंद। इस तरह से ये सिटी कंप्लीट होगा, यानी कि यहां पर 2 ऑप्शन हमें और ऐड करने हैं ठीक इसी वे में, केवल ये वैल्यू और ये वैल्यू, वहां जो दूसरा वैल्यू है वो होगा। तीसरे लाइन में सेम चीज यही लिखाएगा, केवल यहां लिखाएगा हैदराबाद और यहां भी लिखाएगा हैदराबाद। इस तरह सिटी कंप्लीट हो गया। अगला है हॉबी, जो कि डायरेक्ट टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं, H कैपिटल है वैसे ही लिखे तो ज्यादा बेहतर है, बेटर मार्किंग के लिए जरूरी है कि वहां जैसे है वैसे ही लिखें, और हैबू के बाद कॉलन है। अब है हमें 4 चेकबॉक्स देने हैं रीडिंग, चूंकि चेकबॉक्स यहां इसलिए चेकबॉक्स होता है मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, एक आदमी का एक से ज्यादा हॉबी हो सकता है और इसलिए तो एक चेकबॉक्स हम बनाते हैं, ठीक उसी तरह बाकी बनाना है आपको। तो रीडिंग, उसके बाद चेकबॉक्स है, तो हम लिख रहे हैं नीचे, चूंकि हॉबी के नीचे है अभी नीचे ही लिखेंगे, तो है रीडिंग। उसके बाद कोई कॉलन नहीं है, एज इट इज छोड़ देते हैं, और उसके बाद लिखना है चेकबॉक्स इनपुट टाइप डबल कोट के बीच में चेकबॉक्स नेम इक्वल टू, स्पेस देके यहां स्पेस होगा, नेम इक्वल टू, इसका नाम रीडिंग है तो ये रीडिंग कर देते हैं, नाम लिखना है, यही पोस्ट में यूज होता है, जैसा कि बार बार हम बोल रहे हैं। तो जब फॉर्म पोस्ट होगा तो जिसको उसने चेक किया होगा वो पोस्ट होगा और वहां पर हमें मिलेगा नेम वाला, नेम में जो हमने लिखा है रीडिंग वो मिलेगा। इसी तरह एक हमने रीडिंग के लिए दिया, यहां आपको राइटिंग के लिए, सिंगिंग के लिए और डांसिंग के लिए, यानी 3 लाइन और लिखने हैं। तो यहां लिखना है राइटिंग, और फिर यही चीज रिपीट करना है, केवल नेम में राइटिंग लिख देना है। उसी तरह सिंगिंग, फिर यही चीज रिपीट करना है, नेम में सिंगिंग लिख देना है। फिर डांसिंग, पूरा यही लाइन रिपीट कर लेना है, नेम के अंदर डांसिंग लिख देना है। यहां पर हमारा ये पर्पस पूरा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है ऑब्जर्व द स्क्रीनशॉट ऑफ द गिवन वेब पेज। चूंकि ये और का क्वेश्चन है कि हमें ये वेब पेज को ऑब्जर्व करके और ऐसा HTML कोड लिखना है, राइट सुटेबल HTML कोड टू डिजाइन इट। अब क्या है, बहुत सिंपल है, चलिए समझते भी चलते हैं ताकि इसमें थोड़ा फेरबदल भी हो तो अब बना पाए। पहला है
कि हम मैक्सिमम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 5, 5 रो है, 1 2 3 4 कॉलम है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे ये टेबल है, तो हमें टेबल टैग शुरू तो करना पड़ेगा ही, तो ऊपर शुरू करते हैं टेबल, बॉर्डर को छोड़ देते हैं, सेल बॉर्डर चूंकि ऑलरेडी है, चाहे तो बॉर्डर इक्वल टू 1 लिखें, नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर आ ही जाएगा। सेल पैडिंग, सेल से टेक्स्ट की दूरी इक्वल टू 1 2 3 जो भी देना चाहते हो, जो भी देंगे वो पिक्सल में काम करेगा, px नहीं लिखना है। और सेल स्पेसिंग का यूज होता है सेल के बीच स्पेस, एक सेल से दूसरे सेल के बीच स्पेस, लेकिन ये कुछ नहीं देना है, जो दिख रहा है ये डिफॉल्ट है, इसलिए हमने टेबल वहां पर स्टार्ट किया और नीचे टेबल बंद कर दिया। HTML का डिफॉल्ट होता है कि जब भी हम सीधे टेबल शुरू और बंद करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग कुछ लेके ही आता है, और इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अलग अलग रो बनाने हैं। तो TR, जितना रो बनाना है उतनी बार TR स्टार्ट होगा और TR बंद भी होगा, तो ये एक रो कंप्लीट होता है, यानी ये कंप्लीट होगा, लेकिन अभी डेटा हम कंप्लीट नहीं किए हैं। फिर 1 2 और 3 नंबर है, 3 और एक सीरियल नंबर वाला भी है 4, यानी 4 बार ये चीज हमें रिपीट करना है, यानी फिर से हमें यहां पे TR शुरू करना है, फिर से TR बंद करना है, ये बंद हो गया, फिर से गिन ले, 1 2 3 4 और 5 बार करना है। ये 1 बार हुआ, ये 2 बार हुआ। अब हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये चीज तीसरे चौथे और 5वें यानी 3 बार और हमें TR स्टार्ट TR क्लोज, TR स्टार्ट TR क्लोज, TR स्टार्ट TR क्लोज हमें और करने हैं। अब सेकेंड थिंग पे आते हैं, पहला लाइन छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। दूसरे लाइन में है कि हमें पहला डेटा SNO, दूसरा स्किल, तीसरा डे देना है, यानी यहां पे हमें 3 TD लेने हैं, यानी कि एक इसके अंदर ऊपर नीचे से फर्क नहीं, ऊपर नीचे से फर्क पड़ता है, उसी लाइन में लिखने या उसके नीचे लिखने से फर्क नहीं पड़ता। तो टेबल डेटा के लिए हम लिखते हैं TD, बंद करते हैं, और फिर से जैसे TR को खोले और बंद किए हैं वैसे ही TD भी ऐसे लिखाएगा, यानी एक TD, फिर दूसरा TD, फिर तीसरा TD। बदलेगा क्या, बीच का डेटा, जैसे यहां अगर हम लिख रहे हैं SNO, तो दूसरी बार जब TD स्टार्ट और बंद करेंगे तो लिखेंगे स्किल, और तीसरी बार TD खोलेंगे डेज लिखेंगे, TD बंद करेंगे। ये हो गया इस लाइन के लिए। सेम यही चीज हमको सीरियल नंबर 1 के लिए भी करना है, यानी सीरियल नंबर 1 के लिए हमें क्या करना है, तो TD, यहां TR होगा, मान के चलते हैं कि ये एक TR है, तो इस TR के अंदर हमें क्या करना है कि TD लिखना है, सॉरी A लिख दिया हमने, इरेज कर देता हूं, और लिखते हैं TD, उसके अंदर 1 है पहला में, तो 1 और TD बंद। सेम थिंग हमें यही चीज करना है, एक और TD, एक और TD, फिर इसके लिए भी हमें वही करना है 3, और इसके लिए भी वही करना है 3। अब अंतर क्या है, इसमें 1 अगर हमने लिखा है तो इसमें हमें कम्युनिकेशन स्किल लिखना है, इसमें हमें मंडे वेडनेसडे लिखना है। फिर दूसरे वाले में यहां पर में क्या करना है हमें, तो 2 पहला में लिखना है, दूसरे वाले में आर्ट एंड क्राफ्ट, तीसरे वाले में ट्यूसडे फ्राइडे, इस तरीके से तीसरा भी पूरा कर लेना है। लेकिन यहां ध्यान रखें कि पहला जो है वो हम अभी तक छोड़े हुए हैं, वहां पर क्या है, यहां से वहां तक में एक ही कॉलम है, यानी 2 बाकी कॉलम को तीसरे कॉलम में मिला लिया गया और अलाइन को सेंटर भी किया गया है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहां लिखेंगे TD, 3 कॉलम को मिलाया गया है तो लिखेंगे कॉल स्पैन, एक वर्ड है ये, बीच में स्पेस नहीं है, इक्वल टू 3, सॉरी, कॉल स्पैन इक्वल टू 3 डबल कोट के बीच में, और अलाइन सेंटर है तो लिख सकते हैं अलाइन इक्वल टू सेंटर,
डबल कोट बंद करेंगे, ये बंद करेंगे। चूंकि टीडी स्टार्ट हुआ है तो जैसे बाकी टीडी स्टार्ट हुआ है तो बंद हुआ है, यहां मेरे पास दाहिने में जगह नहीं है तो टीडी को हम नीचे भी बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर हमें लिखना है स्किल वर्कशॉप्स, यानी कि हम टीडी के बीच में, यानी इस टीडी के बीच में यहां पर सेम लाइन में या अलग लाइन में लिख सकते हैं स्किल वर्कशॉप्स। दैट्स ऑल। ये हमारा पूरा हो गया टेबल। अब एक चीज और गौर करने के बाद, हमने टेबल स्टार्ट किया, सीधा टेबल बंद किया और इसमें टीआर टीआर लिखे। ये एक नॉर्मल वे है। स्टैंडर्ड वे की अगर बात करें तो टेबल में एक हेडर है जिसको कि हम हेडर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और एसएनओ स्किल और डेज ये यहां देख पा रहे हैं कि बोल्ड में है, और नीचे का डेटा नॉर्मल डेटा है, यानी यहां से यहां तक जो है वो बॉडी है, ये दोनों हेड है। हमने यहां हेड बॉडी तो डिवाइड किया ही नहीं, अब कर लेते हैं, ये भी सही है, लेकिन बेटर मार्क्स मिलेगा तब जब आप डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जाहिर सी बात है कि यहां से लेकर और यहां तक हमें पता है कि ये हेड टैग है, तो यहां पर टेबल के बाद हम पहले शुरू करेंगे टी हेड, और जब शुरू किए हैं टी हेड तो जब हमारा हेड खत्म हो गया दो टी के टी आर के बाद, यानी इस टी आर और इस टी आर के बाद हेडिंग खत्म हो गया, तो यहां पर हमें टी हेड को बंद कर लेना चाहिए। बंद हो गया। अब यहां पर एक और बात है कि टी हेड के अंदर हम टी आर लिखे हैं, ये सही है, लेकिन टी डी ना लिख के बेहतर हो इसको हम टी एच लिखें, टेबल हेड, और टी एच ही बंद करें। यहां भी टी एच लिखें और बंद करते समय भी टी एच ही लिखें, तो यह ज्यादा सही वे है। अब टी हेड हो गया तो हमें टी बॉडी भी चाहिए, यहां से यहां तक जो है वो सारा टी बॉडी है, तो ठीक उसी तरह टी हेड जहां बंद हो गया उसके बाद हम शुरू कर सकते हैं टी बॉडी, और यहां पे फाइनली टी बॉडी को बंद करेंगे। सिंपल। इस तरीके से फिर से एक बार रिपीट करें, टेबल शुरू हुआ, टी हेड शुरू हुआ, टी हेड के अंदर दो टी आर यानी रो है, इसलिए दो बार टी आर स्टार्ट, टी आर बंद, टी आर स्टार्ट, टी आर बंद, दो हो गया। दोनों टी आर के बीच डेटा अपना है, तो जितना डेटा है उतनी बार टी डी होगा, लेकिन टेबल हेड में टी डी नॉट यूज करके हमने टी एच यूज किया, और पहला टी एच में 3 कॉलम को स्पैन करके एक ही डेटा डाला, जबकि दूसरे टी आर के अंदर टी एच सीरियल नंबर, फिर टी एच स्किल, फिर टी एच डेज डालना है, और इस तरीके से टी आर बंद हो गया दूसरा वाला, तो टी हेड को भी बंद करिए और अब टी बॉडी खोल लिए, और टी बॉडी फिर लास्ट में बंद करेंगे, ठीक टेबल से पहले, यानी टेबल उसके बाद आएगा। तो अब इसके बीच हमें 3 रो है, तो 3 बार टी आर स्टार्ट, टी आर बंद, टी आर स्टार्ट, टी आर बंद, टी आर स्टार्ट और टी आर बंद कर लेना है। हर टी आर के अंदर हमें 3 डेटा लेना है, एक नंबर है, दूसरा स्किल है और तीसरा डेज है, यानी 3 टीडी भी होगा। तीनों टीआर के अंदर 3 टीडी, पहला टीआर के अंदर 3 टीडी, दूसरा टीआर के अंदर 3 टीडी और तीसरे टीआर के 3 टीडी, और टीडी के बीच में यूनिकली डेटा को हमें लिख देना है। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आसान था, केवल कंसेप्ट समझ लेना था। आगे चलते हैं। अगला सेक्शन ई, जो कि 4 मार्क्स के लिए एग्जाम होते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, संचय हैज रिसेंटली ज्वाइन द ग्लोबल नेटवर्क कंपनी एज ए नेटवर्क ट्रेनी, हेल्प संचय बाय सजेस्टिंग द बेस्ट सुटेबल आंसर फॉर द फॉलोइंग इशू विच नीड्स टू रिजॉल्व्ड। संचय एक ग्लोबल नेटवर्क कंपनी ज्वाइन किया है, जिसके सामने 4 चैलेंजेज नीचे दिए गए हैं। इस तरह के चैलेंजेज हैं और इसके लिए आपको सजेशंस देने हैं, यानी एग्जाम पेपर में लिखने हैं कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, कंपनी वांट टू एंगेज एम्प्लॉय इन सम ऑनलाइन फन फील्ड एक्टिविटी टू स्ट्रेंथन देयर इंटरपर्सनल स्किल, सजेस्ट एनी 2 पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर टू यूज्ड फॉर द सेम। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर सजेस्ट करने हैं जिसके जरिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे और अपने टास्क को पूरा करे।
एक लाइन में अगर हम क्वेश्चन को कहें तो ऐसा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर में ढेर सारे हैं, पर पॉपुलर में मैं दो का नाम बता रहा हूं। एक जूम, जो कि हो सकता है लॉकडाउन के दौरान आप इसका यूज भी किए होंगे ऑनलाइन क्लास के लिए, और दूसरा मीट। दो यहां पर नाम हमने दे दिया। अगला क्वेश्चन है, कंपनी वांट्स एम्प्लॉय टू अपग्रेड देमसेल्व्स बाय एक्सप्लोरिंग इंटरनेट about latest happening in the networking field, suggest any two suitable web browser for the same। यानी पूरे को गायब भी कर दे तो अंतिम लाइन हमें बता रहा है कि करना क्या है, तो टू सुटेबल वेब ब्राउजर हमें बता देने हैं। ठीक है, तो सुटेबल वेब ब्राउजर की बात अगर करें तो जो हम मोबाइल में भी देखते हैं, सबके पास अगर कंप्यूटर ना भी हो तो मोबाइल में आप देखते हैं क्रोम होता है, गूगल क्रोम। तो एक आप कह सकते हैं गूगल का क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स सारा ब्राउजर है, लेकिन उससे अगर पीसी जिनके पास होगा वो यूज कर रहे होंगे ऑलरेडी एज, EDGE, जो कि पहले माइक्रोसॉफ्ट का है, ये विंडो के साथ आता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर था, अब एज के नाम से आता है, चूंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर को उसने ड्रॉप कर दिया और एज नया ब्राउजर जो कि क्रोमियम बेस्ड इंजन है। चूंकि गूगल क्रोम भी क्रोमियम बेस्ड इंजन है और एज भी क्रोमियम बेस्ड इंजन है, वो नया है माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट, sometime few of the employee needs to remotely log into their office PC from their home। यानी कि कुछ समय के लिए या कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि रिमोटली वो अपने ऑफिस पीसी में लॉगिन करें, यानी वो कहीं और हैं और पीसी ऑफिस में है, उसमें लॉगिन करने की उनको जरूरत पड़ रही है। सजेस्ट एनी टू पॉपुलर सॉफ्टवेयर एंड द प्रोटोकॉल बीइंग यूज्ड द सेम। यानी कि ऐसा कोई पॉपुलर सॉफ्टवेयर बताइए, एनीवन, जिसके जरिए कि वो ये काम कर पाए। तो इसके लिए ढेर सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं, जिसमें पॉपुलर सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एनीडेस्क और दूसरा टीम व्यूअर, ये दो सॉफ्टवेयर काफी पॉपुलर है मार्केट में, जो कि रिमोटली पीसी को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, आप चाहो तो प्रैक्टिकली इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो, एक पीसी से दूसरे पीसी को कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन है, कंपनी वांट्स इन एम्प्लॉय टू बी सेफ व्हाइल इंटरिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल एंड बैंक अकाउंट डिटेल ऑन द इंटरनेट आउट ऑफ HTTP एंड HTTPS, विच प्रोटोकॉल शुड बी प्रेफर्ड एंड व्हाई। कहा गया कि कंपनी जो है वो सेफ रहना चाहती है जब भी वो कोई डेटा ऑनलाइन भर रही होती है, जैसे आप भी भर रहे होते हैं, बहुत बार फॉर्म भर रहे होते हैं, तो वहां सेफ रहना चाहते हैं। तो कंपनी को कहां डिले करना चाहिए, HTTP पे या HTTPS पे, किस में विश्वास करना चाहिए? तो ऑब्वियसली HTTPS लगा हुआ है, यानी सिक्योर प्रोटोकॉल है। यानी यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन हम भरेंगे वो सर्वर तक जो पहुंचेगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में पहुंचेगा, और इस तरह से उसको बीच में हैक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। 100% इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता इंटरनेट की दुनिया में, तो लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, और इस तरह डेटा ज्यादा सिक्योर होगा। जबकि HTTP प्लेन टेक्स्ट के रूप में डेटा को ट्रांसमिट कर देता है, जो कि बीच में कोई भी चाहे तो उस डेटा को फिच करके और इजीली रीड कर सकता है क्या डेटा सबमिट किया गया है, और इस तरह से डेटा लॉस्ट होने का डर या कह सकते हैं कि साइबर क्राइम होने का डर वहां पे होता है। तो HTTPS इज मोर सिक्योर प्रोटोकॉल बिकॉज डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन सर्वर एंड कंप्यूटर इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा। नेक्स्ट है, इट इज एन एरा ऑफ इंटरनेट। ये इंटरनेट का समय है, एंड वी एज ए नेटिजन स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन द साइबर वर्ल्ड। सौम्या, ए क्लास 10th स्टूडेंट इज न्यू टू द साइबर वर्ल्ड, हेल्प हर इन द फॉलोइंग। चूंकि ये इंटरनेट का समय है, जमाना है जहां मोस्ट ऑफ पीपुल, बहुत सारे लोग अपना दिन का एक अच्छा खासा समय इंटरनेट पे व्यतीत करते हैं, उस पर सर्फिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, वेब पेजेस देखते हैं, लोगों के प्रोफाइल्स देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियोस देखते हैं, एटसेट्रा। इस तरह की एक्टिविटी करने में व्यस्त होते हैं। तो सौम्या जो कि नई है, क्लास 10 की स्टूडेंट है साइबर वर्ल्ड में, खास करके इंटरनेट की दुनिया में, हेल्प हर इन द फॉलोइंग।
इन चीजों में मदद करना है। 4 यहां पर भी है। पहला है सजेस्ट एनी 2 नेटिक्वेट्स which she should follow in order to become a good netizen। ऐसा कोई 2 एटिक्वेट बताइए जो कि उसे ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो इंटरनेट पे होती है। पहला कि आप हमेशा से कभी भी फॉर्म कोई सबमिट कर रहे हो, भर रहे हो, बैंक डिटेल वगैरह भर रहे हो, तो जो ऊपर एड्रेस होता है उसको गौर से देखिए कि वो ऑथेंटिक सोर्स है। और दूसरा कि HTTPS प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। HTTPS जब उस पर क्लिक करेंगे ना आप एड्रेस वाले वार पे, तो शुरू में स्क्रॉल करके आ जाइए, वहां HTTP ऑब्लिक या HTTPS ऑब्लिक यही होगा। तो HTTPH है, ये HTTP है, HTTPS है, देख लीजिए S है यानी सिक्योर प्रोटोकॉल है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपसे भर रहे हो इंटरनेट पे, कहीं फॉर्म ही सबमिट कर रहे हो, तो वहां पर जहां तक हो सके अपने पर्सनल डिटेल को शेयर करने से बचना चाहिए। क्योंकि आदमी आज डिफरेंट टाइप के वेब पेज विजिट करता है और डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशंस डालता है। तो ध्यान रखें कि जब भी बात आती है पेमेंट सिस्टम की, जहां फ्रॉडिज्म आपके साथ हो सकता है, पर्सनल डिटेल तो हर जगह डालने से बचना चाहिए। लेकिन चूंकि हम फॉर्म भर रहे हैं ना, मान लिया CBSE का फॉर्म भर रहे हैं, फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं, तो बेसिक डिटेल तो डालना है। लेकिन जब बैंक डिटेल डालने लगे तो दूसरी ये चीज ध्यान रखनी है कि OTP या जो बैंक के कार्ड्स डिटेल होते हैं वो तो खैर बेसिक साइट ही पूछ लेते हैं, लेकिन OTP जैसे डिटेल जब भी पुट कर रहे हो तो ध्यान रखें कि वो ऑथेंटिक बैंक का ही साइट, OTP हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से ही रिसीव हुआ हो। 2 एटिकेट बताना था। पहला ये कि अनवांटेड साइट को या लिंक को नहीं खोलना है, एक ये डालिए, बिल्कुल अलग हो गया। और दूसरा ये डालिए कि जब भी आप इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो तो पर्सनल डिटेल को भरने से जितना भी पॉसिबल हो बचना चाहिए। लेकिन जहां जरूरी है वहां तो भरना पड़ेगा। लेकिन OTP डालते समय, ये तीसरा बता दे रहे हैं कि OTP डालते समय ये ध्यान रखिए कि हमेशा बैंक के साइट पे ही OTP वगैरह डालिए, या जिस साइट के द्वारा OTP जनरेट किया गया है उसी साइट पे, कोई अदर लिंक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन B, as the last day was approaching, so one of her friend has just submitted science project by copying and pasting from the internet। चूंकि लास्ट डे नजदीक आ रहा था, उसके दोस्त की तैयारी नहीं थी, तो उसने क्या किया, इंटरनेट से अपना कॉपी पेस्ट किया और साइंस प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर दिया। सिंपल सा है। आगे, इन दिस द राइट एक्ट और रॉन्ग, इज दिस द राइट एक्ट और रॉन्ग, ये एक्ट सही है या गलत, नेम द टर्म विच इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस एक्ट। वो टर्म बताना है जहां जो कि यूज होता है। अगर कॉपीराइट कंटेंट है तो वहां कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट होता है, ठीक है। और जहां किसी के वर्ड को, किसी के विचारों को, किसी के कंटेंट को एज इट इज कॉपी कर रहे हो, वहां प्लिगडिम होता है। तो टर्म हो गया प्लिगडिम। और क्या यह सही एक्ट है? बिल्कुल सही एक्ट नहीं है। एक्चुअली उसे यह करना चाहिए कि ठीक है, लास्ट डेट अप्रोच कर रहा है, उसे वो कंटेंट पढ़ना चाहिए था, पढ़ के समझना चाहिए था और उसे अपने शब्द देने चाहिए थे ताकि वो इस एक्ट से बच सके। नेक्स्ट, ई कॉमर्स इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एंड सो इज द रिस्क इन्वॉल्व इन इट। मेंशन एनी टू कॉमन ई कॉमर्स फ्रॉड्स इन ऑर्डर टू मेक सौम्या अवेयर अबाउट इट। चूंकि ई कॉमर्स मतलब ऐसा वेबसाइट जो ऑनलाइन सामान बेचता है, आप भी जानते हैं काफी ग्रो कर रहा है। तो कौन सा ऐसे 2 चीज है जिनसे ऑनलाइन खरीदारी करते समय बचना चाहिए? पहला, अगर साइट आपके लिए नया है, जिसके बारे में नहीं सुना है, आपने कभी उसके साथ ऑर्डर नहीं किया हो, तो बेहतर हो कि ये देख लीजिए कि कैश ऑन डिलीवरी दे रहा है, तभी ऑर्डर कीजिए। सामान आए तो पैसे दीजिए, अदरवाइज नहीं दीजिए। और दूसरी बात ये कि जब भी आप कोई साइट पर कुछ ऑर्डर करने जा रहे हैं तो उसका डिटेल्स जानिए, कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाइए, अबाउट सेक्शन में जाइए, कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश कीजिए और पहले श्योर हो लीजिए कि वास्तव में ये एग्जिस्ट करता है या कोई फेक है। नंबर 1। नंबर 2, ये चीज ध्यान रखिए कि कोई सामान अगर बहुत सस्ते में बेच रहा है, कोई सामान 10,000 का मिलता है, वो कह रहा है कि आज के लिए सिर्फ 1,000 में दे रहे हैं, आज के लिए 2,000 में, ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, लुटाने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सामान कोई अगर ज्यादा सस्ता मिल रहा है तो अलग अलग सोर्स से वेरीफाई कीजिए और उस पर ऑर्डर करने से हो सके तो बचिए, और ऑर्डर कीजिए भी तो फिर वही कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हो तब भी, अदरवाइज नहीं करना है।
नेक्स्ट, सजेस्ट हर एनी 2 प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग ई कॉमर्स। वही था शायद क्वेश्चन। मेंशन एनी 2 कॉमन ई कॉमर्स फ्रॉड, और यहां है 2 प्रिकॉशन। तो 2 प्रिकॉशन में हमने ये कहा कि नए साइट पे ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें बेकोशिश करनी चाहिए कि उसके कस्टमर केयर से बात करें, ऑथेंटिसिटी चेक करें, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन चेक करें, फिर ऑर्डर करें, और ऑर्डर करें तो सीओडी करें। लेकिन यहां पर है फ्रॉड से बचने के लिए क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। 2 कॉमन, ऐसा कौन सा कॉमन फ्रॉड है? तो कॉमन फ्रॉड में सबसे पहला एक आता है कि कूपन स्कैम। आपको कहेगा ये कूपन लो, इस साइट पे जाओ, अप्लाई करो और आप 90% लेस में लेके चले जाओ। ठीक है, 90% लेस ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीजों की कीमत ज्यादा होती है, सेल में वो वहां तक बिकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे विज्ञापन से थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, पहला। और दूसरा कि अगर कोई चीज, जैसे मान लो कि एक स्मार्टफोन है, 10,000 के आसपास ठीक ठाक मिल जाते हैं। आईफोन की बात करें तो 30-40 हजार तक में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई कह रहा हो कि 3,000 में हम आईफोन दे रहे हैं, इस तरह के फ्रॉड से बचना है कि बहुत कम में वो सामान दे रहे हो, तो दोनों लगभग एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, तो उसको डिवाइड करके आप लिख सकते हो, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से ये हमारा मॉडल सेट कंप्लीट होता है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और यहां पर फिर अंत में एक चीज सजेस्ट करना चाहेंगे कि सुपरफिशियल कंटेंट से बचिए। इंटरनेट की दुनिया अथाह है, यहां बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्स जब भी आप कर रहे हो तो इंटरनेट पे अधिकतर कोर्सेज, ये मेरा अपना एनालिसिस है, अधिकतर कोर्सेज जो हम देखते हैं वो सुपरफिशियल कंटेंट होते हैं। वैसे कंटेंट जो दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं, आपको समझ में भी बहुत जल्दी आएगा, लेकिन वैसे ही चीज जानबूझ के डाले जाते हैं ताकि आपकी समझ में, आपको लगेगा कि आप सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन फाइनली वो अंततः आपके काम का नहीं होता, यानी वो करके आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तो इस तरह के कंटेंट को हम सुपरफिशियल कंटेंट कहेंगे। इस तरह के कंटेंट से बचना है। जो एक्चुअल कंटेंट होता है वो डेप्थ में पढ़ाई होती है, जहां कंसेप्ट को हम समझ रहे होते हैं ताकि हम डील कर पाए हायर एंड हायर लेवल, डेप्थ लेवल के क्वेश्चन को। तो इनिशियली वो थोड़ा बोरिंग होता है, पर वही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। ऐसा नहीं वो समझ में नहीं आएगा, वो समझ में आएगा, लेकिन समझ में आने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा लगाने की जरूरत होती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।